गुड आफ्टरनून एवरीवन। लास्ट क्लास हमने जो डिस्कस किया था, वी आर जस्ट कंटिन्यूइंग दैट पार्ट टुडे। तो बेसिकली व्हाट वी हैव कवर्ड इन द लास्ट क्लास वाज दैट कि जस्ट अ सेकंड, ओके सो हियर वी गो। हमने लास्ट क्लास सर्कुलर फ्लो का इंटायरली एज अ होल वी wrote down the definition, ठीक है। सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू, उस डेफिनेशन के बाद कुछ एक पार्ट और नोट करना था, वो लास्ट क्लास हमने लिखना नहीं था, तो वो आज हम लिखेंगे। तो पहले एक बार जो डायग्राम था उससे ही स्टार्ट करते हैं। हमने डायग्राम ये ड्रॉ किया था कि ये अपना हाउस होल्ड है, ठीक है, एंड ये अपना फर्म हो गया, ठीक है। तो हाउस होल्ड फर्म्स को क्या देता है? वी नो व्हाट इज इट कॉल्ड, इट इज कॉल्ड फैक्टर सर्विसेज। फर्म बदले में हाउस होल्ड को क्या देता है? गुड्स एंड सर्विसेज। बदले में हाउस होल्ड क्या करता है? इन गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में फर्म्स को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर देता है, और फर्म्स हाउस होल्ड को क्या देता है? फैक्टर पेमेंट्स देता है, ठीक है। सो मैंने लास्ट क्लास ये डायग्राम तक कवर कर लिया था, ठीक है। सो टुडे आवर पॉइंट ऑफ डिस्कशन इज दैट कि इस डायग्राम में कुछ डिस्क्रिप्शन है जो हम लोग आज लिखेंगे, जिसे आप अभी नोट डाउन कर लो, ठीक है। सो पहले आप एक बार डायग्राम को देखना। इस पूरे डायग्राम में देयर आर टू फ्लोस, ठीक है। पहला फ्लो है जो फैक्टर सर्विसेज फर्म्स को जा रहा है और फर्म्स बदले में गुड्स एंड सर्विसेज बना के दे रहा है, और दूसरा फ्लो ये है कि हाउस होल्ड जो फर्म्स को पेमेंट करता है इट इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, और फर्म्स जो हाउस होल्ड को पेमेंट करते हैं इट इज कॉल्ड फैक्टर पेमेंट्स, ठीक है। सो ये जो बाहर का एक लूप है और एक ये अंदर का लूप है। अगर आप एक चीज नोटिस करो, से हाउस होल्ड ने फर्म्स को 1000 रुपए दिए फॉर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, दैट इज एक्चुअली दैट 1000 रुपीज जो फर्म ने हाउस होल्ड को फैक्टर पेमेंट्स के फॉर्म में दिया था, ठीक है। सो यानी कि ये जो अंदर वाला लूप है, इसमें इसको बोला जाता है, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था, दिस इज कॉल्ड मनी फ्लो। इसे क्या बोलते हैं? मनी फ्लो, ठीक है। और जो आउटर फ्लो है उसे बोला जाता है रियल फ्लो, ठीक है। तो रियल फ्लो एंड मनी फ्लो ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास के प्रीवियस वाले क्लास में डिस्कस कर लिया था। तो आप बस इस डायग्राम के नीचे नोट कर लेना, द outer loop shows the real flow, full stop. Real flow refers to the dot 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 dot. हमने ऑलरेडी रियल फ्लो का डेफिनेशन लिख लिया था। So basically here we have to write down the definition of real flow only, ठीक है। The inner loop shows the money flow, full stop.
money flow refers to the, here we will write on the definition of money flow. So हमने ऑलरेडी वो डेफिनेशंस को डिस्कस कर लिया था लास्ट क्लास के प्रीवियस वाले क्लास में, ठीक है? सो प्लीज ये कॉपी कर लो, कॉपी हो जाए तो मेरे को बता देना। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब आप देखना लास्ट एक पार्ट हम लोग लिखेंगे कि कंक्लूजन क्या है पूरे सर्कुलर फ्लो का। देखना पूरे सर्कुलर फ्लो का कंक्लूजन ये है कि सबसे पहला चीज, जितना हमारा प्रोडक्शन हुआ है उतना ही पूरा कंज्यूम हो गया। दैट इज टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। यानी हम ये नहीं मान रहे कि हमारा कुछ स्टॉक रह गया, वी आर अज्यूमिंग, ठीक है, इस सर्कुलर फ्लो में, क्योंकि जितना भी माल फर्म ने बनाया सारा का सारा माल हाउस होल्ड ने खरीद लिया, सब खर्च हो गया। दैट इज टोटल प्रोडक्शन इज इक्वल टू टोटल कंजम्पशन। Thus factor payments is equal to factor income। यानी जितना पेमेंट, ये आपको लिखना नहीं है, जस्ट समझाने के लिए मैं बोल रहा हूं, जितना पेमेंट फर्म्स कर रहे हैं उतना ही रिसीट, उतना ही इनकम किसका हो रहा है, हाउस होल्ड का हो रहा है। यानी फर्म्स का जितना पेमेंट उतना इनकम किसका, हाउस होल्ड का। जितना प्रोड्यूस किया उतना ही कंज्यूम हुआ, दैट इज जितना मेरा फैक्टर पेमेंट है उतना ही मेरा फैक्टर इनकम है। अब जितना इनकम हुआ वो कौन कर रहा है, हाउस होल्ड कर रहा है, खर्च। दैट इज कंजम्पशन इज इक्वल टू फैक्टर इनकम। यानी हाउस होल्ड जो भी अर्न कर रहे हैं वो पूरा पैसा खर्च कर रहे हैं, यानी हाउस होल्ड भी क्या कर रहे हैं, सेव नहीं कर रहे। तो ध्यान देना, हम लोग बेसिकली जब भी सर्कुलर फ्लो आज समझे हैं, वी हैव टू बिग assumptions। फर्स्ट assumption इज दैट कि फर्म्स अपना सारा सामान हाउस होल्ड को बेच रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट स्टॉकिंग एनी गुड्स। एंड द सेकंड assumption इज दैट कि व्हाटएवर द हाउस होल्ड्स आर अर्निंग दे आर स्पेंडिंग द एंटायर मनी। दैट इज ना फर्म स्टॉक कर रहे हैं, रोल कुछ सेव कर रहे हैं। सो thus we can conclude रियल फ्लो है उतना ही है। ये कभी एग्जाम में आएगा नहीं, ये जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए। देयर आर 4 पॉइंट्स, 1 2 3 4, ये 4 कंक्लूजन है बेसिकली सर्कुलर फ्लो का। प्लीज कॉपी कर लो। कॉपी हो जाए तो बता देना। हाँ, Harsh, I am explaining it once again. What we are writing down is basically the conclusion कि सर्कुलर फ्लो से हमने कंक्लूड क्या किया। तो हमने ये कंक्लूड किया, पहले कंक्लूजन समझने के पहले जो हम लोग अजम्पशन दे रहे थे पूरे सर्कुलर फ्लो में, ये जो डायग्राम बना है उसमें ये अजम्पशन है कि सपोज फर्म ने, एग्जांपल से समझना,
1000 kg का सामान प्रोड्यूस किया, तो पूरा का पूरा 1000 kg हाउस होल्ड खर्च कर दिया। दैट इज हाउस होल्ड ने पूरा 1000 kg खरीद लिया। ऐसा नहीं कि इसने 10,000 kg बनाया तो 100 kg इसका रह गया स्टॉक में और 9,900 इसने बेचा। ऐसा नहीं है। वी आर अज्यूमिंग कि इसने अगर 10,000 बनाया तो पूरा का पूरा 10,000 हाउस होल्ड ने खरीद लिया। ये पहला बात है। दूसरा बात, जो हाउस होल्ड इसको फैक्टर सर्विसेज दे रहा है ना, क्या होता है फैक्टर सर्विसेज? फैक्टर सर्विसेज हो गया लैंड, लेबर, ठीक है, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन। इसके बदले में फर्म को इसे पेमेंट करना पड़ेगा ना। सपोज फर्म ने 1 लाख रुपीस का पेमेंट किया, ठीक है, तो जितना इसने पे किया उतना इसके लिए क्या बन गया? इनकम बन गया। आया ना? तो इसके लिए हो गया ये फैक्टर पेमेंट, इसके लिए हो गया ये फैक्टर इनकम। एंड लास्टली, जब इसके हाथ ये 1 लाख रुपए लगा तो ये चाहता तो 10,000 रुपए सेव करके 90 खर्च करता, बट इसने ऐसा नहीं किया। इसने पूरा का पूरा 1 लाख ही स्पेंड कर दिया। अब नीचे आना, एग्जाम्पल समझ गया? अब आप नीचे आओ। जितना मैंने प्रोड्यूस किया उतना ही मैंने कंज्यूम कर दिया। जितना मेरा पेमेंट्स था उतना मेरा इनकम था। किसका? हाउस होल्ड का। खर्चा था फर्म्स का, लेकिन इनकम किसका था? हाउस होल्ड का। जितना मेरा कंजम्पशन के ऊपर खर्चा हुआ है वो सारा का सारा इज इक्वल टू फैक्टर इनकम, क्योंकि हाउस होल्ड ने पूरा 1 लाख रुपए खर्च कर दिया। दे हैव नॉट सेव्ड एनीथिंग। ठीक है। सो अगर इन तीनों पॉइंट्स को अपन समझ गए तो इसका यही मतलब है कि मेरा रियल फ्लो और मनी फ्लो दोनों इक्वल है। दैट इज, जितना गुड्स का मूवमेंट हुआ है, जितना फैक्टर सर्विसेज का मूवमेंट हुआ है, उतना ही पेमेंट भी हुआ है। दैट्स इट, यही बात था। इज दिस क्लियर एवरीवन? हर्ष, अगर क्लियर हो गया आप एक चैट बॉक्स में लिख दो। ओके, चलो। So now once we are done with this part, अब we have completed the write up part of circular flow. अब हमें क्या करना है? बेसिकली नेशनल इनकम में कुछ डेफिनेशंस थे जो मैंने नोट नहीं करवाए थे, तो आज उन डेफिनेशंस को अपन फिनिश कर देंगे। तो आप नया हेडिंग लिखना, some basic definitions in national income accounting। ठीक है, तो इसमें स्टेप बाय स्टेप चलेंगे अपन। क्या क्या बेसिक डेफिनेशंस है? पहला लिखना फैक्टर इनकम। तो फैक्टर इनकम का मतलब क्या हो गया? मैं बार बार स्टार्टिंग से नेशनल इनकम जब से सीख रहे हैं हम लोग, वी आर वेरी क्लियर कि फैक्टर इनकम मतलब लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन, इन चार चीज से जो भी इनकम आता है इट इज कॉल्ड योर फैक्टर इनकम। लैंड से क्या आता है? रेंट। लेबर से क्या आता है? वेजेस एंड सैलरीज। कैपिटल से क्या आता है? इंटरेस्ट। एंड ऑर्गेनाइजेशन से क्या आता है? प्रॉफिट। सो लैंड, लेबर, कैपिटल, ऑर्गेनाइजेशन से जो भी इनकम क्रिएट होता है इट इज कॉल्ड योर फैक्टर इनकम। सो फैक्टर इनकम में हम लोग क्या लिखेंगे? It refers to the income received by the factors of production for rendering factor services in the production process. Example: rent, wages and salaries,
इंटरेस्ट प्रॉफिट, कॉपी कर लो। ओके, ओके, चलो 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 चलते चलो। ट्रांसफर इनकम, अब सुनना, जब हम लोग कुछ करते हैं और उसके बदले में हमें कुछ पेमेंट मिलता है, इट इज कॉल्ड योर फैक्टर इनकम। दैट इज, हमने अपनी जमीन दी भाड़े में तो रेंट मिला, हमने लेबर सर्विसेज प्रोवाइड किया तो वेजेस एंड सर्विसेज, वेजेस एंड सैलरीज मिला। तो व्हेनेवर वी डू समथिंग, ठीक है, देन व्हाटएवर वी गेट इन रिटर्न, इट इज कॉल्ड योर फैक्टर इनकम। बट समटाइम्स विदाउट डूइंग एनीथिंग, व्हेन यू गेट समथिंग इन रिटर्न, इट इज कॉल्ड योर ट्रांसफर इनकम। मतलब बेसिकली अगर आपको गिफ्ट मिलता है तो गिफ्ट इज अ ट्रांसफर इनकम। सो हाउ डू वी डिफाइन ट्रांसफर इनकम? It refers to the income received without rendering any productive services in return. It is a unilateral concept. Now, what do you mean by unilateral? Just for your understanding, one-sided. जब आपको किसी से कुछ गिफ्ट मिलता है, you don't do anything but still you get the gift, so it's unilateral, मतलब one-sided. आपने कुछ नहीं किया बट आपको तो मिल गया. So ट्रांसफर इनकम आर जनरली यूनिलेटरल, बट फैक्टर इनकम बाइलेटरल होता है. बाइलेटरल क्यों होता है? यू डू समथिंग, देन इन रिटर्न यू गेट समथिंग. क्लियर? तो ट्रांसफर इनकम का एग्जाम्पल आप कुछ भी ले लो, ओल्ड एज पेंशन ले लो, स्कॉलरशिप ले लो, ठीक है, पॉकेट मनी जो मिलता है, एक्सेट्रा. ऑलवेज रिमेंबर, इट इज नेवर इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम. ट्रांसफर इनकम कभी भी नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं होता, बट फैक्टर इनकम होता है. ठीक है, कॉपी कर लो. ओके, चलो आगे बढ़ते हैं. फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स.
नाउ हाउ डू वी डिफरेंशिएट कि कौन सा सामान फाइनल है और कौन सा इंटरमीडिएट है? देखो, जिस सामान का भी फर्दर प्रोसेसिंग नहीं होता वो इंटरमीडिएट है, और जो फाइनल बन चुका है, ठीक है, बट कभी कभी फाइनल बनने के बावजूद अगर उसमें फर्दर प्रोसेसिंग होता है देन इट्स अ इंटरमीडिएट गुड्स. जैसे कि फॉर एग्जांपल से ब्रेड, इफ आई आस्क यू वेदर ब्रेड इज अ फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड, अगर आप घर पे ब्रेड लाके कंज्यूम कर रहे हो इट्स अ फाइनल गुड, बट if that same bread is used in restaurants to make sandwiches it becomes a intermediate good. So you have to see कि उस particular goods का end use क्या है, ठीक है. So on the basis of that उसका definition नोट कर लो आप लोग. अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कंफ्यूजन होगा. मैंने यहाँ लिखा है कि फाइनल गुड रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर फाइनल कंजम्पशन और फॉर इन्वेस्टमेंट. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड फॉर इन्वेस्टमेंट? सपोज इफ आई एम परचेजिंग अ मशीन, ठीक है, मैं वो मशीन को खरीद के फैक्ट्री में लगा रहा हूँ और उससे और सामान बनेंगे. सो दैट मशीन इज नेवर एन इंटरमीडिएट. याद करो वैल्यू एडेड मेथड मैंने कहा था मशीन इंटरमीडिएट गुड्स नहीं है. क्यों? क्योंकि जब भी मैं वो सामान बेचता हूँ, सैंडविच वाला एग्जांपल याद करो, टोस्टर मशीन थोड़ी ना सैंडविच के साथ देता है. सो दैट टोस्टर मशीन इज अ फाइनल गुड्स फॉर द रेस्टोरेंट ओनर, ठीक है. सो अगर कोई सामान मशीनरी है या इन्वेस्टमेंट के तौर पे खरीदा गया है देन ऑल्सो इट इज नॉट अ फाइनल गुड, इट इज नॉट अ इंटरमीडिएट गुड, इट इज स्टिल अ फाइनल गुड्स. सो फाइनल गुड्स या तो कंजम्पशन के लिए यूज होगा या इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होगा. क्लियर? एग्जाम्पल, milk purchased by household machinery purchased by whom? हो जाए तो बता देना. मीनल हो गया. यहाँ आप लोग देखना ध्यान से. इंटरमीडिएट गुड रेफर टू दोज गुड्स व्हिच आर यूज्ड फॉर रीसेल और फॉर फर्दर प्रोडक्शन. या तो आप उसे रीसेल कर दोगे या फर्दर प्रोडक्शन करोगे, देन इट इज कॉल्ड इंटरमीडिएट. जैसे कि मिल्क, मिल्क अगर हाउस होल्ड खरीदता है तो वो फाइनल गुड्स है, बट वही मिल्क अगर डेयरी शॉप या स्वीट शॉप खरीदता है, ठीक है, देन इट बिकम्स अ इंटरमीडिएट गुड्स. इज दिस क्लियर एवरीवन?
अच्छा मीनल, आपका पहले वाला भी नहीं हुआ था क्या? शैल आई स्क्रॉल डाउन? ओके ओके ओके, टिल हियर इट्स ओके एवरीवन, यहां तक अब हो गया ना पूरा? बता दो आप लोग दोनों। हर्ष हो गया? मीनल? ओके चलो, नेक्स्ट है नंबर 4, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। ठीक है, कंजम्पशन गुड बेसिकली उनको बोला जाता है जो गुड्स कंजम्पशन के पर्पस के लिए काम आता है। ऑफ कोर्स नाम कंजम्पशन है तो कंजम्पशन के ही काम आएगा। नाउ व्हाट डू आई मीन बाय दैट? बेसिकली कैपिटल गुड्स मतलब आप एसेट समझो, मशीनरी समझो, दिमाग में ये लेके चलो कि जो भी मशीनरी होता है इट्स कॉल्ड कैपिटल गुड्स, एंड जो भी रॉ मटेरियल के तौर पे यूज होता है दे आर कॉल्ड कंजम्पशन गुड्स। तो अभी डेफिनेशन के साथ मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं फर्दर। कंजम्पशन गुड्स refer to those goods which satisfy the wants of consumers directly. Example, bread, butter, etc. तो बेसिकली जो भी कंज्यूमर का वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई कर रहा है उसे क्या बोलते हैं हम लोग? कंजम्पशन गुड्स। ठीक है, कैपिटल गुड्स are those final goods which help in the production of other goods and services. Example, plant and machinery, equipment, etc. बेसिकली जो भी सामान ह्यूमन वांट्स को डायरेक्टली सेटिस्फाई करता है वो कंजम्पशन गुड्स, एंड जो भी कंजम्पशन गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करने में जो सामान कंट्रीब्यूट करता है दैट इज कॉल्ड कैपिटल गुड्स। सो दैट इज द बेसिक डिफरेंस। जैसे ब्रेड मैं मार्केट से खरीद के लेके आया एंड मेरे को सेटिस्फैक्शन मिल गया, तो ब्रेड बनाने का मशीन तो मैं नहीं लाऊंगा ना, बिकॉज दैट इज अ कैपिटल। क्लियर? यहां तक हो जाए तो बताना। ओके ओके ठीक है, चलो ये हो गया, हर्ष का भी हो गया होगा आई गेस। ये हमें पता है ग्रॉस इन्वेस्टमेंट क्या होता है, नेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, और डेप्रिसिएशन क्या होता है। जैसे मैंने एकदम फर्स्ट या सेकंड बेसिक क्लास में बताया था कि मैं 1 लाख रुपए की एक मशीन खरीद के लेके आया जिसको मैं 10 साल चलाऊंगा,
तो पर ईयर में 10,000 10,000 10,000 वैल्यू उसका यूज कर रहा हूँ. देन आई टोल्ड यू कि दैट 1 lakh is called your gross value, and after deducting 10,000 depreciation, 90,000 is called your net value. So from there we understood a basic concept कि gross minus depreciation is net. So what is gross investment? Gross investment refers to the total addition. Total. The word is total addition made to the capital stock of an economy in a given period of time. So total addition जो होता है उसे क्या बोलता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट बोला जाता है. क्या बोला जाता है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट. तो नेट क्या होता है फिर? नेट इन्वेस्टमेंट रेफर्स टू द एक्चुअल एडिशन. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल एंड एक्चुअल? कि भैया अगर हमने एक एसेट को यूज कर लिया, ठीक है, 1 लाख का एसेट था, उसका 10,000 का वैल्यू यूज कर लिया, तो अभी भी यूज कितना करना बाकी है? 90,000. सो अगर हम पूछे कि मेरी इकोनॉमी में कितने का एसेट्स बाकी है, द आंसर इज 90,000, नॉट 1 लाख. सो एक्चुअल एडिशन को हम क्या बोलते हैं? नेट इन्वेस्टमेंट. एंड एक्चुअल एडिशन का मतलब क्या हो गया? आफ्टर डेप्रिसिएशन वैल्यू. ठीक है. So net investment refers to the actual addition made to the capital stock of an economy in the given period of time. Then what is depreciation? Depreciation refers to the fall in the value of fixed assets due to normal use or passage of time or obsolescence. Gross investment minus depreciation is equal to net investment. That's it. कॉपी हो जाए तो बता देना. Okay, so that's it for today's class. I'll intimate you of the next class in WhatsApp. Okay? Okay, that's it for today. Thank you, everyone.